हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का व्हाइट बोर्ड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम क्लास 10th में एक टॉपिक, एक चैप्टर यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम इस चैप्टर में आपको पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे और फिर इससे इसकी प्रैक्टिस यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने ये चैप्टर 9th में पढ़ा है, 9th में आप इस चैप्टर को अच्छे से जानते हो। 9th में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पर जिन बच्चों ने वहां ध्यान नहीं दिया या किसी कारणवश नहीं पढ़ा, वो उसको हम यहाँ पर या उन बच्चों को हम यहाँ पर पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, यानी पहले मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल देके कि लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है, फिर हम इसको डिनोट करना सीखेंगे, अदरवाइज आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम क्या बेस बनाते हुए बढ़िया से। ठीक है, तो बच्चों पहला मैंने कहा कि आप एग्जाम्पल से समझते हैं। इक्वेशन शब्द का जब भी बच्चों इस्तेमाल होता है, यूज होता है, इक्वेशन का मतलब रिलेशन है। यहाँ दो वेरिएबल है, इसका मतलब दो आइटम के बीच में एक रिलेशन है। तो एग्जाम्पल से स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक आइसक्रीम वाला आपको दिख रहा है, उसके सामने दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, अब दोनों का मन आइसक्रीम खाने हैं, जाहिर सी बात है, अभी तो आइसक्रीम वाले के सामने गए हैं। तो यहां पर दोनों ने फरमाइश की कि लड़की ने कहा कि मुझे आप एक डब्बे वाली, ये आपको दिख रही है, ये वाली आइसक्रीम दो, और जो लड़का है उसने कहा मैं कौन वाली आइसक्रीम खाऊंगा। तो ठीक है, तो जब आइसक्रीम वाले ने दोनों को आइसक्रीम दी, उसके बाद लड़के ने पूछा कितने पैसे हुए, तो आइसक्रीम वाले ने कहा कि आपको 200 रुपीज पे करने, यानी कि 200 रुपए पे करने हैं। तो ठीक है, उसने निकाले और दे दिए। अब सवाल ये उठता है कि जो दो आइसक्रीम आपस में जो खरीदी गई, उसके दोनों के पैसे मिलाकर 200 रुपए है। क्या बता रहे हैं कि इस डब्बे वाली और इस कोन की आइसक्रीम की दोनों की कॉस्ट मिलाकर 250 रुपए है। हम ये जानना चाहते हैं कि डब्बे वाली आइसक्रीम की कॉस्ट और कोन वाले आइसक्रीम की कॉस्ट क्या है। तो हमने मान ली कि डब्बे वाले की कॉस्ट x रुपए है और इसकी कॉस्ट बच्चों y रुपए है, किसकी, कोन वाले की। तो लड़के ने क्या किया है, लड़के ने पैसे दिए हैं पूरे पूरे बच्चों 250 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, x प्लस वाई बराबर मिलके कितने पैसे पे हुए हैं, 250। तो x प्लस वाई यानी कि दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल में एक इक्वेशन, एक रिलेशन लिखा गया है। देखो ये रिलेशन मैंने कहा ना, इक्वेशन रिलेशन को दिखाती है। रिलेशन किसके बीच में है, डब्बे वाली आइसक्रीम और कोन वाली आइसक्रीम के कॉस्ट में। तो x दिखाता है एक डब्बे की कॉस्ट, एक डब्बे वाली आइसक्रीम की कॉस्ट, और जो y दिखाता है वो एक कोन वाली आइसक्रीम की कॉस्ट दिखाता है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा अच्छे से। अगर मान लो दोनों का मन आइसक्रीम और खाने को, और यही आइसक्रीम खानी है, तो उन्होंने क्या किया, लड़की ने कहा कि ठीक है मुझे 2 डब्बे वाली आइसक्रीम दो। तो इसका मतलब एक डब्बे वाले की कॉस्ट अगर x है तो 2 डब्बे वाले की कॉस्ट क्या होगी, 2x होगी। और लड़के ने कहा कि ठीक है मैं एक ही खा लेता हूं, ये वाला है। और तब उसने पैसे पूछे, तो मान लो उसने कितने दिए, सपोज लो 300 रुपए बोल दिए, ऐसा उसने बोला। तो आपको पता है यहाँ एक दूसरा रिलेशन तैयार हो गया, किसके बीच में, इस बार 2 डब्बे वाली आइसक्रीम के बीच में और एक कोन वाली आइसक्रीम के बीच में, मिलाकर कितने हुए हैं, 300 रुपए हुए हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा रिलेशन यानी कि एक दूसरा एक्सप्रेशन या दूसरी इक्वेशन हमने बना के दिखाई है। तो इन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इनको बोलते हैं। और इनका इस्तेमाल यूज में क्यों बता रहा हूं, ये दो आइटम के बीच में हमेशा रिलेशन दिखाएंगे। अब हो सकता है मैं ये कहूं कि दोनों की एज मिलाकर मान लो बच्चों 50 साल है, या फिर मान लो 45 ईयर है, मान लो ऐसा। तो इसका लड़की की कॉस्ट क्या रही होगी, तो हम ना कॉस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, लड़की की एज क्या रहेगी बच्चों, x, और लड़के की एज क्या रहेगी बच्चों, y। तो x और y, तो हम एक दूसरा ही बता सकते हैं। दूसरा क्या बता सकते हैं, x प्लस वाई मिलाकर कितना है बच्चों, मैंने कहा 45 ईयर है। तो ये एक दूसरे प्रकार का रिलेशन है जो लड़की की एज का है और लड़के की एज का है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्रैक्टिकल हम इसमें कर सकते हैं, या बहुत सारे हम इसके यूज बता सकते हैं, एज में, कॉस्ट में, अलग तरीकों से। और इस चैप्टर में हम वर्ड प्रॉब्लम में यही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में ही काफी ज्यादा फंस जाते हैं या काफी परेशान हो जाते हैं। तो ये आराम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली मेरी बात समझ में आई कि हम लोग लीनियर इक्वेशन क्यों बनाते हैं।
रिलेशन किस प्रकार दिखाते हैं, आया ना। अब हम बच्चों समझने वाले हैं अगली चीज कि लीनियर इक्वेशन को आखिर डिनोट कैसे करते, दिखाते कैसे हैं, ठीक है ना। अब डिनोट कैसे करते, दिखाते कैसे हैं? तो बच्चों हम अगली चीज की यहाँ बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, यहाँ लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ ए बी सी बराबर और ए बी सी बराबर जीरो है, तो ए बी सी क्या है बेटा, ए बी सी तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। क्लियर है ना, बिल्कुल किससे बिलोंग है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल क्या बच्चों, जिन नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, और जिन नंबर को नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल कहते हैं। ये आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना, कि आप जैसे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे क्या होते हैं आपके यहाँ पे रैशनल नंबर होते हैं। और जो आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है बच्चों आपके, ये आपके इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं की बात करेंगे, नेचुरल की बात करें, इंटीजर्स की बात करेंगे, या फिर √2 √3 की बात करेंगे, यही ABC होगा। अभी मैंने बताया ना पीछे जो मैंने आइसक्रीम वाला एग्जांपल दिया था कि उसने x प्लस वाई दोनों को मिलाकर 200 रुपए दिए थे। कितने दिए थे बेटा, 200 रुपए उसने दिए थे। अगर 200 रुपए दिए तो यहां पर आपको पता है कि अगर मैं पूछूं a क्या है, तो x के आगे जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट एक न्यूमेरिकल यानी नंबर वाली वैल्यू होती है जो वेरिएबल के आगे लिखा रहता है। और यहां पर y का क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो a की वैल्यू आपकी 1 है, b की वैल्यू आपकी बच्चों 1 है, और c क्या है, तो c आपका 200 है। c क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्या है, c कांस्टेंट है, क्योंकि क्या है, x और y तो बढ़ता घटता रहेगा कि x की वैल्यू हो सकती है बढ़ जाए, इसकी वैल्यू बढ़ जाए, इसकी घट जाए, पर ये नहीं बढ़ेगा घटेगा, ये हमारा क्या कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है। इसको याद रखना। यहाँ बच्चों एग्जांपल भी दे रखा, देखो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर a अगर पूछेंगे तो 2 होगा, है ना, और b अगर पूछेंगे तो 3 होगा, और c पूछेंगे बच्चों तो 5 होगा। अगर ये 5 इधर होता, जैसे यहाँ 200 है, तो 200 को इधर लेके आते तो ये क्या बनता, x प्लस y माइनस का 200 बराबर 0। तो आपको दिख रहा है a हमारा 1 होता, b हमारा 1 होता, अब c हमारा हो जाता माइनस का 200, ठीक है। ऐसा है, तो हमेशा इक्वल में क्या दिखाते, 0 दिखाते हैं। जब हम, मैंने बोला ना एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो हमेशा याद रखना इक्वल में क्या रहेगा, 0 रहेगा। साथ में बच्चों इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि a हमेशा नॉट इक्वल 0 होगा, a 0 नहीं होगा, है ना, यानी a क्या हो सकता है, नेगेटिव रियल नंबर कुछ भी हो सकता है पर 0 को छोड़कर, और b भी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर पर 0 को छोड़, क्योंकि a और b अगर 0 हो गया तो आपको दिख रहा बेटा यहाँ पे आपका x भी 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा, अगर a और b अगर आपका 0 हो गया तो, ठीक है। अगली चीज बच्चों, लीनियर इक्वेशन तो हमने सीख लिया कि कैसे यानी एक्सप्रेस करते हैं, a b c क्या होते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, a 0 नहीं होता है ना, b भी 0 नहीं होता। उसके बाद मैंने बताया कि अगली चीज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन का। सॉल्यूशन बच्चों x और y की ही एक वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में, जैसे मान लो सपोज करो हमने x की कोई वैल्यू इसमें पुट कर दी, इस इक्वेशन में पुट कर दी, अगर पुट करने पर 0 आ गया, पुट करने पर 0, या फिर इस 0 इक्वल के इधर वाले को हम जो बोलते हैं, इक्वल के इधर वाले को हम बच्चों यहां बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं इसको, RHS कहते हैं, और इक्वल के इस तरफ वाले को LHS कहते हैं। यानी कि आपने x और y की वैल्यू को कहां रखा बच्चों, LHS में रखा, और अगर आपका RHS निकल गया, जैसे यहाँ RHS क्या बच्चों 0 है, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो उन x और y की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छे समझाते हैं, देखिए नीचे लिखा है एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी कि x और y की वैल्यूज का एक पेयर। एक वैल्यू मतलब क्या हो बेटा, अभी बताते हैं आगे, देखो जो सेटिस्फाई करता है किसी इक्वेशन, सेटिस्फाई मतलब क्या कहा मैंने, LHS पे रखने पर RHS आना चाहिए, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, उस पेयर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोल्यूशन कहते हैं। अच्छा समझो बढ़िया से। तो क्या बताया, जैसे एक इक्वेशन लिखी है, आपको दिख रहा होगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसका LHS बताओ, तो LHS क्या बच्चों, 4x माइनस 3y है, और RHS क्या है, 5 है, और पेयर क्या है x और y की वैल्यू का, पेयर है 2, 1। तो 2 क्या है, x है, 1 क्या है बच्चों,
y है। तो अगर हम इस पेयर को उठाकर इस LHS में रखेंगे, इस LHS मतलब क्या हो बच्चों, LHS क्या है आपका 4x माइनस 3y, यानी x और y की जो रखेंगे, तो हमें अगर RHS 5 मिल जाता है तो 2 और 1 के इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा ना क्या कहा मैंने, कि अगर हम 2 और 1 इस पेयर को कहां रखेंगे, LHS में रखेंगे, LHS पे रखने पर अगर 5 आ गया यानी कि RHS आ गया तो इसी को सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो हमने बच्चों यहां बताया, रख के देखा, x की जगह पे 2 रखा, माइनस 3 की जगह पर 1 रखा, और तो 4 2 जा कितना बच्चों 8 हुआ, 3 1 जा कितना हुआ 3 हुआ, तो 8 में से 3 लेस हुआ तो कितना है बच्चों 5 आया। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब बच्चों यहां दिखा 5 मैंने कहा RHS है, तो हमने बताया LHS बराबर RHS, यानी LHS इक्वल्स टू RHS है, इसीलिए देयरफॉर 2,1 सॉल्यूशन है। ठीक है, आ रहा समझ में, 2,1 क्या है बच्चों, इसीलिए क्या है, सॉल्यूशन है। अच्छा, और चीज को समझने का प्रयास करते हैं, अगर हम और समझे आगे तो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चले बच्चों, तो अगला एग्जाम्पल क्या रहेगा उसको भी समझते हैं। अब मान लो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गए, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है बच्चों, एक और मैंने पेयर लिया है, इस पेयर को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये पेयर हमारा क्या है बच्चों, इधर आपको दिख रहा होगा, ये पेयर नया है 4,11/3, अभी पीछे पड़ा था। इस पेयर को सॉल्यूशन कब कहा जाएगा, जब इसको हम कहां रखे, LHS में रखे, और सॉल्व करने पर 5 वही RHS आ जाए, तो इसी को हम पेयर कहेंगे। ठीक है बेटा, आ रहा ना, बिल्कुल समझ में, आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां देखो बेटा, ये आपका 4 है, x की जगह पर क्या है, आपको पता है x की वैल्यू ये होती है, और y की वैल्यू क्या है बच्चों, आपका 11/3 है। तो हमने पुट किया, तो पुट किया तो क्या है बच्चों, 4 इंटू 4 रखा, तो 4 4 जा कितना हुआ 16, माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 3 1 जा 3, तो 11 को 1 से क्या कितना है 11 आया, 16 माइनस 11 कितना होता है बच्चों 5 होता है। तो यहां भी देखो अगेन RHS आया ना, 5 आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS क्या हो गया बच्चों, आपके सॉल्यूशन, यानी कि यहां पर इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन कहा गया। तो यहां भी लिखा है कि देखिए कि 4,11/3 सॉल्यूशन है। अब बच्चों इसी प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं बहुत सारे तो दिखा नहीं सकता कि अब मैं अलग अलग वैल्यू यहां रखूं और सबको दिखाऊं LHS इक्वल्स टू RHS, तो आपने सीधे एक बात पढ़ ली कि अगर पूछेंगे किसी एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो हम बताते हैं कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब क्या होते हैं बच्चों, अनंत होते, जो जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना। अगली चीज हम क्या समझते हैं कि आखिर इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ बच्चों यहां पर हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ग्राफ पता है ना, कार्टेशियन प्लेन दिखा, ये देखो यहां पर x माइनस का है, यहां x प्लस का होगा, इधर ऊपर y प्लस का है, सॉरी ये माइनस का लिखा हुआ है, y बच्चों प्लस का है, और यहाँ y किसका होगा बच्चों, माइनस का होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये है, ये किसका ग्राफ है, अगर हम बताएं तो ये आपका ग्राफ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का। किसका ग्राफ बच्चों, इस इक्वेशन का ग्राफ है। और ग्राफ का नेचर कैसा है, तो याद रखना स्ट्रेट लाइन, तो ये बिल्कुल दिमाग में फिक्स रखो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। इतना समझ में आया। नेक्स्ट की तरफ चले, अब हम आप डिस्कस करते हैं जो कि हमारा टॉपिक था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन को तो हम समझ चुके अच्छे से, अब दो इक्वेशन है, पेयर मतलब होता है दो, जोड़े यानी कि, है ना, तो इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, जहां पर एक से ज्यादा इक्वेशन का इस्तेमाल होगा उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। तो सवाल है कि अभी तक एक था, दो आएंगे। अब जो दो लीनियर इक्वेशन आ रही है तो दोनों को हमने नाम दिया। नाम मतलब क्या हुआ, पहले वाली इक्वेशन, जैसे सपोज करो यहां पर दो इक्वेशन लिखी, एक ये लिखी है, ये है, ये पेयर है, देखो आपको दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, आपका पेयर है, और इस पेयर को हमने नाम दिया। पहले वाले को नाम रखा क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, वही चीज है, बस नाम दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरे को नाम दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना बेटा, ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझा रखा है, इसको बिल्कुल ध्यान समझिए। देखो यहाँ प्लस का C1 इस तरफ है, इक्वल के इधर यहाँ 0 है, तो पहले आपको इधर को 0 बनाना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे इसको भी लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो a1 कितना होगा 2, b1 कितना 3, c को कितना होगा बेटा c1 माइनस 16, मैंने कहा इधर लेके आएंगे, और यहाँ हमेशा इक्वल में क्या होगा 0 होगा। तो आप क्योंकि इक्वेशन ऐसे दे देते हैं तो मैंने इसलिए करा दिया, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगली इसका नाम बताओ, तो अगर
अगर पूछूं A2 कितना तो आप बोलोगे A2 तो 1 है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे। और पूछेंगे B2 कितना तो साइन के साथ लिखना है, माइनस का 2। कितने बच्चे 2 लिख देते हैं, पर आपको पता माइनस का 2 होगा। जैसे यहाँ प्लस का 3 है, प्लस लिखते नहीं है तो इसलिए मैंने 3 लिखा है, पर माइनस हम यूज करते हैं तो माइनस क्या होगा 2 होगा। यहाँ बताया B2 माइनस 2 है। C2 क्या होगा बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे तो C2 अगेन क्या होगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आया ना पक्का। A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी कि A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, ऐसी A2 B2 C2 बिल्कुल दिमाग में फिट रखो। ये पहली चीज है, जो पहले टाइप का सवाल जो बोर्ड में आता है वो इसमें से ही आ जाता है। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में याद रखना है कि क्या बताया मैंने, इक्वल के इस तरफ हमेशा 0 रखना है, वैल्यू को इधर लेके आनी है ना, हमेशा कहा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आनी है। क्योंकि अगर होगा क्या कि वैसे तो अभी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन सपोज करो ये वाली वैल्यू इधर लिखी है, मान लो ऐसा लिखा है 2x प्लस का 3y माइनस का 16 इक्वल्स टू 0, और एक लिखा क्या x माइनस 2y इक्वल्स टू आपका 1, ये लिख दिया। अब आपने क्या किया, A1 रखा 2, B1 रखा 3, C1 रखा माइनस का 16। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए A2 क्या होगा, तो आपने रखा A2 1, B2 कितना है माइनस 2, और C2 क्या रख दिया आपने 1 रख दिया, जबकि C2 क्या आएगा इधर आएगा, कितना होगा माइनस 1 होगा। इसलिए बता रहा हूं, आ रही बात समझ नहीं आ रही है ना। तो इसको याद रखना, हमेशा इक्वल में 0 रखना है, सब वैल्यू को इधर लेके आने, तो साइन चेंज कर देना। ठीक है बेटा, अभी प्रैक्टिस पे और आपको समझ में आएगा। अगले की तरफ चले तो ये तो क्लियर हो गया ना कि पेयर को कैसे दिखाते, पेयर किसे कहते हैं। पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि अभी तक एक क्वेश्चन थी, अब 2 आ गई, दोनों को नाम दे दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि भैया लेना कैसे, किस प्रकार से लेना है। ठीक है ना, आगे समझाते हैं। अब बच्चों इसमें भी वही बात है कि वहां पर हमने पढ़ा था सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक इक्वेशन के इनफिनाइट है, लेकिन यहां पर बच्चों सॉल्यूशन क्या है, अब यहां पर वही है पेयर ही, एक्स और वाई का पेयर ही है। यहां भी सेम वही है कि एक पेयर है किसका, एक्स और वाई की वैल्यू का, जो सेटिस्फाई करेगा, देखा सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द इक्वेशन, हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि दोनों को, पेयर मतलब 2 थे ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो मैंने 2 लिखे थे, तो एक्स और वाई की अब वैल्यू ऐसी हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तभी सोल्यूशन होगी, अदरवाइज वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, ये लिखा भी है, उसी को सोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, सोल्यूशन पे एग्जांपल बता करके बताते हैं। जैसे बच्चों आपको दिख रहा होगा यहां पर एक इक्वेशन लिखी है, क्या लिखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 16, एक इक्वेशन लिखी है, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स 16, और दूसरी इक्वेशन लिखी है x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। अच्छा जरा बताओ a1 कितना है, b1 कितना है, c1 कितना है, जरा बताओ जल्दी से। a1 कितना बच्चों 2 है, b1 कितना बच्चों 3 है, C1 की वैल्यू पूछेंगे तो माइनस का 16 है ना, A2 पूछेंगे तो 1 है, B2 पूछेंगे तो माइनस 2 है, और C2 पूछेंगे तो माइनस का 1 है। कितना समझ में आया, ये याद रखना। पर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं बेटा। तो हमने बताया सॉल्यूशन, यहां पर देखो पेड़ दिखा 5,2, x की वैल्यू बोलो बच्चों, बिल्कुल सही, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, सॉरी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन कब होगा, जब ये इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे। जब ये किसको करे, इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई, मतलब क्या हुआ सेटिस्फाई, मतलब अगर यहां पर एक्स वाई रखेंगे तो 16 आना चाहिए, यहां पर रखेंगे तो 1 आना चाहिए, किसको रखेंगे इसी को ही, तभी इसको हम दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो रख के देखा, पहले देखो इसमें रखा है फर्स्ट वाले में x की जगह क्या रखा है 5 और y की जगह क्या रखा है बच्चों 2 रखा है, तो 2 5 जा कितना है 10, 3 2 जा कितना है 6 से, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 16 आया। दूसरे के देखो यहाँ तो आ गया LHS बराबर RHS आ गया पहला, अब दूसरा चेक करते हैं। यहाँ रखा x माइनस 2y है, x रखा 5 माइनस का 2 इंटू 2, y की जगह रखा 2, 2 2 जा कितना होगा 4, तो 5 माइनस 4 कितना होता है बताइए बेटा, तो कितना होता है 1, तो ये भी अगेन क्या आया RHS, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी LHS RHS आया, यहां भी LHS और RHS, तो इस पेयर ने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, इसीलिए इस पेयर को क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन कहा जाएगा। यहां लिखा ना y बराबर 2 सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, देयरफॉर 5,2 इज सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, समझ में आया। अब बच्चों जिस जहां पर सॉल्यूशन होते हैं, अब अगली चीजों को समझाना, ये तो मैंने बताया कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कब बनता है, लेकिन देखिए किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन का होना उसकी कंसिस्टेंसी को बताता है।
कंसिस्टेंसी, याद रखना सॉल्यूशन का ना होना उसका इनकंसिस्टेंसी को बताता है। अब मैंने क्या कहा कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे ये कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, अगला मैं ये बताने वाला हूं, अगर जिनको मेरी बात समझ नहीं आ रही है रिटर्न में समझो बेटा। यहां लिखा ऊपर देखिए, यहां साफ साफ क्या लिखा है, यहां लिखा बच्चों आपको दिख रहा होगा टॉप में, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहां पर कंसिस्टेंट सिस्टम क्या बताया है, उस सिस्टम को कंसिस्टेंट कहा गया है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, उसके आगे इन्फिनाइट तक हो चलेगा, होना चाहिए कम से कम, है ना, यानी एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए। और इनकंसिस्टेंट उसे कहते हैं जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, लिखा ना, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, और जब सॉल्यूशन होते हैं उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। तो जहां पर भी कंसिस्टेंट होगा उससे हम कैसे बताएंगे, इनकंसिस्टेंट होगा उससे हम कैसे बताएंगे। देखो बच्चों, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने का तरीका है, अभी हमने पढ़ा ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या लिखते हैं, a1 b1 और c1 लिखते हैं ना, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर में 0, और दूसरे को a2x b2y c2 बराबर 0 लिखते हैं। अब हम किसी भी इक्वेशन को डायरेक्ट देख के कंसिस्टेंट है कि नहीं है कैसे बता देंगे, हम सॉल्यूशन सॉल्व थोड़ा करते रहेंगे वहां पे, है ना, तो हम उसके एक तरीका बताते हैं। तरीका क्या है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, उनका एक रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे, जैसे मान लो आपने a1 अपॉन a2 और अगर नॉट इक्वल रहा b1 अपॉन b2 के, तो ये जो केस है ये कंसिस्टेंट का है। अभी एग्जांपल के थ्रू समझाया जाएगा। क्या कहा मैंने, कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, कंसिस्टेंट मतलब क्या है, सॉल्यूशन का एग्जिस्ट होना, कम से कम एक तो हो। कब होता है, कैसे चलेगा पता, तो मैंने कहा डायरेक्ट क्या निकालो, रेशियो निकालो, किसका, इसका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, एक तो ये। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, अगर सबका रेशियो, इसको बोलते हैं रेशियो, किसका, a1 a2 का b1 b2 का, अगर रेशियो नॉट इक्वल है तब भी कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन होंगे, कितने होंगे, क्या होंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर क्या हुआ कि यहां पर अगर सारे सभी रेशियो सेम है तब भी हम इसको कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इनकंसिस्टेंट कब कहते हैं, एक केस पे, जब a1 और a2 का रेशियो आपस में बराबर तो होगा बट नॉट इक्वल क्या होगा बच्चों, c1 अपॉन c2 होगा। तो ये जो केस मैंने बताया, इस केस में हम इनकंसिस्टेंसी को बताते हैं। किसको बताते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंसी, है ना। और ये जो दोनों केस मैंने समझाए ये किसके लिए थे बच्चों, कंसिस्टेंट के लिए थे। मेरी बात पूरी समझ में आ रही है, हाँ ना। तो ये तो मैंने बताया, सॉल्यूशन पहले समझाया, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पेयर में मतलब मैंने कहा सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि x और y का एक पेयर होता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहते हैं ना, दोनों इक्वेशन का। फिर मैंने कहा सॉल्यूशन पे ही एक बात आपको याद रखनी है, सॉल्यूशन का होना कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी है। उसके लिए हमने क्या पढ़ा, कंसिस्टेंट सिस्टम पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन अगर है तो हमें कैसे चलेगा बता, तो मैंने कहा रेशियो से हम निकाल सकते हैं आराम से। दो रेशियो बताए, a1 और a2 का रेशियो नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है। दूसरा तरीका बताया कि सारे रेशियो आपस में बराबर है। इनकंसिस्टेंट मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उसमें हम क्या बताते हैं कि सारे यानी दो रेशियो तो आपस में इक्वल है पर तीसरा रेशियो आपस में बराबर नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया कि किसके बारे में बच्चों, सॉल्यूशन के बारे में। अब आपका अगला आता है कि जब हम इन दो इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, मैंने कहा ना पीछे क्या बताया था, ग्राफ का नेचर स्ट्रेट होता है, सीधा होता है ऐसा। लेकिन जब दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो ग्राफ बनाने में ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, तो उस चीज को हम समझते हैं। जब दोनों, आप क्या करोगे, एक ही ग्राफ में दोनों इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहां देखने को हमें मिलता है कि हमें तीन प्रकार के, देखा, देयर आर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटी देखते हैं। या तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है। और दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कब करती है, ये भी याद रखना, जब बच्चों अभी बताया ना रेशियो
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 होता है। याद रखना, ये बिल्कुल एकदम दिमाग में। एक मैंने क्या बताया, ये कंसिस्टेंट भी बताता है, और ये क्या बता रहा है आपका कि जब हम अगर पूछेंगे कि बताओ एक दो इक्वेशन लिखी और बोला ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे A1 और A2 का और B1 अपॉन B2 का, और दोनों का रेशियो अगर देखोगे नॉट इक्वल है, इसका मतलब ग्राफ 100% इंटरसेक्ट करेगा, मिलेगा, और वो एक पॉइंट पे कटेगा, अरे हाँ है ना, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और अगर एक ही पॉइंट पे कटेगा तो इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन होगा, और एक ही सोल्यूशन को मैथ्स की भाषा में यूनिक सोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, यूनिक सोल्यूशन, या फिर ओनली वन सोल्यूशन, है ना। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, पक्का ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या फिर हो सकता है दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, और पैरेलल लाइन जो होती है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना। कहां करती है बोलते हैं, इन्फिनिटी पे जाके करती है। तो लेकिन यहां कोई इंटरसेक्ट करी नहीं करी ना, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है पैरेलल लाइन, तो इसका मतलब क्या है, तो अगर पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती तो इसका कोई भी सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि पैरेलल लाइन का पता हम कैसे लगाएंगे, तो सिंपल वही जो मैंने बताया, क्या करो कि A1 और A2 का रेशियो निकालो, B1 और B2 का निकालो, और C1 और C2 का निकालो, तो क्या देखा जाएगा कि A1 अपॉन A2 और B1 और B2 तो आपस में बराबर है, पर नॉट इक्वल क्या है बच्चों, C1 अपॉन C2 है। बिल्कुल दिमाग में याद रखो जो मैंने बताया। क्या बताया कि अगर ग्राफ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें दो प्रकार के केस देखने को मिलते हैं। पहला केस क्या बताया, पहले केस में बताया कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, अगर एक पॉइंट पर कटेगी तो उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, और उसका सॉल्यूशन केवल एक होगा। और अगर एक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, आपका यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। लिखा है यहां पर देखो दोनों इक्वेशन में। अब मैंने कहा था कि रेशियो से पता कर सकते हो, इसी प्रकार से दो पैरेलल लाइन का पता करोगे तो क्या होगा, यहां पर भी हमने बताया कि जब दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट तो करती नहीं है, तो ये मैंने बताया पैरेलल लाइन को हम कैसे पता करते, तो मैंने कहा रेशियो निकाल दो, और रेशियो क्या बताया बच्चों, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, बट नॉट इक्वल क्या होगा, C1 अपॉन C2 होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा ना। इसके बाद बच्चों अगर हम तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, अच्छा यहां पर एक चीज आपको दिख भी रही होगी कि अगर कट नहीं है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, नो सोल्यूशन। यहां क्या था, एक ही था, यहां क्या है, कोई नहीं है। नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट है। अगली चीज समझे, अगली तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां पर कि दो लाइन जो है आपस में कोइंसिडेंट, मतलब क्या होगा बच्चों, कॉलिनियर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कॉलिनियर। कॉलिनियर मतलब क्या होता है बच्चों, कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे आ रहे हैं, एक के ऊपर एक, यानी कि यहां दिख रहा ना, ये देखो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि पहली वाली इक्वेशन लिखा है A1x, ये वाली पहली को बताता है ये वाली, और ये वाली दूसरी को दिखा रहा है A2x वाला। अगर ये एक के ऊपर एक है तो इनके सॉल्यूशन इसी में आएंगे, अगर इसी में आएंगे तो सॉल्यूशन देखो, मैंने कहा ना दो सॉल्यूशन इसके दो इसके, कितने हुए, चार, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या, इसके ऐसे देखो ये आ रहा ना यहाँ पे, ये पॉइंट देखो ऐसे से इंटरसेक्ट करें, कहीं यहाँ आएंगे इधर आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हम बोलते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या है, तो हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन है। या फिर कह सकते हैं कि ये लाइन कहां तक जाएगी, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगी, तो बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा रेशियो से कैसे पता करते हैं, तो रेशियो से मैंने बताया कि इसका जो रेशियो होता है बच्चों, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो यहां पर क्या बताया, तीनों केस में मैंने समझा दिया आपको कि तीनों केस में बताया कि रेशियो आपस में क्या होते हैं, रेशियो मैंने सबके रेशियो के थ्रू समझाया। यहां पर फिर बताया कि कौन से सॉल्यूशन कितने हैं, कैसे बताया, आपको दिख रहा है इस वाले में। रेशियो को याद रखिए, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 होता है, तो इंटरसेक्टिंग है। और पूछेंगे सॉल्यूशन कितना है, तो बोला एक ही सॉल्यूशन होता है ना बेटा। लाइन ग्राफ कैसे बनता है, इंटरसेक्ट लाइन है। इसके बाद अगर रेशियो ये रहा A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो पूछेंगे कि बताओ लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, सॉल्यूशन कैसा होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट या क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो ये इनकंसिस्टेंट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन को समझाया। तीसरी कंडीशन बताया कोइंसिडेंट मतलब कॉलिनियर, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, तो सब पॉइंट पे देखो बहुत सारे यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेंगे। तो बोला कि रेशियो कैसे पता करोगे, इस वाले में अगर सारे रेशियो इक्वल है तो लाइन कैसी बनती है, कोइंसिडेंट और कॉलिनियर बनती है। सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो बताया इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। ठीक है, और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, और नहीं करते तो उसको इनकंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट कहते हैं। अब इस बात को थोड़ा और सिंपल तरीके से टेबल के थ्रू समझाते हैं। तो टेबल आपको दिख रहा है, यहाँ पर रेशियो लिखे है, ग्राफ दिख रखा है, सॉल्यूशन लिखे है और साथ में बच्चों क्या लिखा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ये तो तय है कि अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो पहला रेशियो मैंने बताया अगर दोनों a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगी तो ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग, मैंने बताया था ऐसा। और सॉल्यूशन कैसे होते हैं, एक ही होता है यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। इसी प्रकार से अगर तीनों इक्वल है तो क्या बोलते हैं, कोलिनियर या कोइंसिडेंट, बहुत सारे होते हैं। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटली, मैंने कहा इन्फिनिट तक जाती है लाइन। और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। और अगर दोनों इक्वल है a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल क्या है बच्चों, c1/c2, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन है, सॉल्यूशन एक भी नहीं है और सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो जितना मैंने आपको प्रैक्टिस यानी कि आज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अब उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। और प्रैक्टिस में जो मेन चीज है बच्चों ये है जो हमने समझाया है, ये पूरा टेबल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल देखो, आपको बोला है डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, पर आपको तीनों बातें बताऊंगा कि लाइन ग्राफ कैसे बनेगा, सॉल्यूशन कौन कितने हैं ये तो हमें पूछा ही है, और कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला काम क्या, सबसे पहले आपने इक्वेशन को देखा तो आपको यहाँ पर पेयर दिखा, पेयर में एक a1 होगा, एक b1 होगा और एक c1 होगा। तो पहले इसको थोड़ा ढंग से लिख लो तरीके से, कैसे तरीके से, 2x प्लस का 3y और ये हो जाएगा बच्चों 3y माइनस का 7 बराबर 0, और इसको भी लिखो ठीक से। तो ये क्या आएगा 6x प्लस का 5y और माइनस का क्या होगा बच्चों, माइनस का हमारा 11 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 हो गया, b1 कितना है बच्चों 3, a1 है ना, a1 b1 और ये c1, और c1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस का 7 होगा। इसी प्रकार से a2 क्या है बच्चों 6 होगा, b2 क्या बच्चों, b2 हमारा 5 होगा, C2 क्या बच्चों माइनस का 11 होगा। अब मैंने कहा कि क्या कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूशन है कैसा है, तो उसके लिए मैंने कहा रेशियो निकालो। रेशियो में निकाला a1/a2 का, तो a1/a2 का रेशियो 2/6 आया, कैंसिल किया 1/3। पहले इसको समझो ध्यान से आराम से, ठीक है। इसी प्रकार से b1/b2 दिखा तो आया 3/5। अभी देखो 1/3 है, ये 3/5 है, तो क्या आपको लगता है इसमें, तो आपको दिख रहा है a1/a2 नॉट इक्वल है बच्चों b1/b2 के। तो हमें इससे क्या क्या चलता है बता, तो हमने बताया हमें यहाँ तीन बातें पता चलती। पहली बात तो क्या कि जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है तो लाइन हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा बच्चों क्या कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ही सॉल्यूशन होगा और इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरी बात, अगर हमारा सॉल्यूशन है तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट। लाइन से देना आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो केस मैंने बताया किसके लिए था, यूनिक सॉल्यूशन के लिए था। अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वाला, आप अगर चाहो तो पॉज से कर सकते हो, समझाते हैं। अगेन फिर दिया है यहाँ पे, तो अगेन जिनको पीछे वाले क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर बच्चों क्या है कि आप पहले इसको ठीक से, फिर यहाँ देखो इक्वल में 0 नहीं रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2x प्लस का 5/3y माइनस का 7 बराबर 0, इसका 9x माइनस का 10y माइनस 14 इक्वल 0। अगेन फिर बताओ a1 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो a1 हमारा ये रहा 3/2, तो a1 की वैल्यू हमारी है बच्चों 3/2, ठीक है। b1 की वैल्यू पूछेंगे तो b1 कितना बच्चों 5/3, ये दिख रहा होगा b1 की वैल्यू 5/3। और अगर c1 पूछेंगे बच्चों तो माइनस का 7 होगा, ठीक है। तो ये आपका a1 आ गया, ये आपका b1 आ गया और ये बच्चों आपका c1 आ गया। बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। इसी प्रकार से a2 अगर देखेंगे तो a2 की वैल्यू क्या बच्चों 9 है, यहाँ दिख रहा होगा, इधर भी देखो 9। और अगर पूछेंगे b2 कितना है तो b2 की वैल्यू माइनस का 10 है, b2 कितना है -10। बस c2 पूछेंगे तो माइनस का 14 है। फिर अगेन रेशियो रखा a1/a2 बराबर, a1 क्या है बच्चों 3/2 और a2 क्या बच्चों 9, तो इसके 1 होगा तो 1 जाएगा ऊपर और 9 जाएगा इसके साथ, तो 3 1 जा 3 और 9 2 जा कितना होगा बेटा 18, तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो इसका आया 1/6
इसी प्रकार से हमने दूसरा रेशियो निकाला किसका, b1/b2 का। तो b1/b2 क्या बच्चों, 5/3 और नीचे आपका आया -10, नीचे 1 ऊपर जाएगा, इसके साथ आएगा, तो ऊपर 1 गया तो 5 बन जा 5 और ये कितना आएगा -30। तो आपने कैंसिल किया तो इसका आंसर आएगा बच्चों -1/6। यहाँ नेगेटिव है, देखो नीचे माइनस है ना, तो कितना आएगा -1/6 आया। तो ये देखो इस वाले में 1/6 आया, इस वाले में क्या है बच्चों -1/6 आया। तो अगेन आपको दिखता है कि a1/a2 फिर क्या है, नॉट इक्वल b1/b2 है। तो फिर यहाँ तीन बातें हैं, फिर जब ऐसा होता तो क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, और दूसरा केस अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है, और तीसरा मैंने बताया सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आया समझ में, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग हो सकता है कि अगर मैंने कहा तीनों रेशियो इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल अगर रेशियो इक्वल आते हैं तो क्या बोलते हैं, तो जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो कॉन्सिडेंट यानी कॉर्नर लाइन होती है, सॉल्यूशन इन्फिनिटली मैनी होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट होता है। अगर पहले के दो इक्वल है, लास्ट में नॉट इक्वल आ गया, तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, बताया मैंने, उसके लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या रहेगा कि पैरेलल लाइन होती है, नो सॉल्यूशन होते हैं, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं पेपर वाले सवाल कि बोर्ड में क्वेश्चन में सवाल कैसे कैसे आते हैं। यहाँ बच्चों आपको दिखे हैं दो इक्वेशन यहाँ दिखी है, और आपको बोला है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखा हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज। आपको बोला क्या, के की वैल्यू निकालनी है, जबकि इन इक्वेशन की बात कर रखी है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो बोलता है इनफाइनाइट है। अब आपको ध्यान देना है बच्चों, ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना। पहली चीज तो आप यहाँ से a1 b1 और c1 a2 b2 c2 निकालिए। आप ध्यान दें, जितना सीखा हमने, अगर मैं कहूँ a1 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे a1 k है, यहाँ दिख रहा होगा a1 क्या बच्चों k। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं b1 की वैल्यू क्या है, तो b1 कितना बच्चों 4 है, b1 4 है। अगर मैं आपको c1 की वैल्यू पूछूं तो इस पूरे को उठा के इधर लेके आओगे, तो पूरा किसका होगा, माइनस का होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे k-4 ब्रैकेट में ऐसा, ठीक है, ये हटा दो। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें a2 कितना है, तो आप देखिए a2 आपको दिख रहा है कितना है 16। b2 अगर आपसे पूछे तो b2 कितना बच्चों आपका k है, b2 आपको दिख रहा है, ये आपका k है। इसी प्रकार से c2 की वैल्यू पूछे तो इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का k हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि हमें दिख रहा है साफ साफ क्या, कि क्या है बच्चों, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, सॉरी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तीनों इक्वल होते हैं। a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 16, a1 k, a2 कितना 16, b1 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू k, है ना बेटा। उसके बाद ध्यान देखो c1 कितना, माइनस का k-4, और c2 कितना, माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल, अब सब आपस में इक्वल है, तो सब इक्वल है तो हम पहले किसी दो को इक्वेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लिया, तो यहाँ क्या दिखा आपको, k+16 इक्वल्स टू 4 में k, तो k को k से मल्टीप्लाई किया, k², 16 4 जा कितना 64, तो k आया, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस, तो रूट में कितना आएगा बच्चों 64, और 64 का रूट आएगा +-8, और हमारा आंसर क्या यहाँ पर 8 है। और अगर +-8 भी ऑप्शन होता, फिर हम एक और चेक करते इस वाले को, तो जब ये भी याद रखना है, फिर इसको चेक करेंगे या फिर इसको चेक करेंगे, और फिर इन दोनों को सॉल्व करके एक वैल्यू निकालेंगे। अब जो दोनों में कॉमन वैल्यू है, इसमें और उसमें जो कॉमन है, जो मैंने अभी सॉल्व किया ना, इन दोनों को सॉल्व किया, किसको किया, इसको सॉल्व किया। अब एक आप या तो इन दोनों को सॉल्व करो या इन दोनों को सॉल्व करो, किसको, या तो इन दोनों को या फिर इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करने पर जो एक वैल्यू आएगी, उनमें जो कॉमन होगा +-8, यानी हमने यहाँ +8 कॉमन है चाहे -8 है, वही हमारा आंसर होगा। अभी हमारा ऑप्शन वाला सवाल है और ये ऑप्शन में आता है, तो हम बोलेंगे कि हमारा आंसर क्या है बच्चों, 8 हमारा आंसर
होगा। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल इसी बार का है जो बोर्ड में आया है 2025 में। ठीक है, यहाँ फिर अगेन क्या बोला है कि वही बोला आपको कि सोल्यूशन कैसे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन इन्फिनाइट है और फिर वही पी की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन फिर वही हम डालेंगे बच्चों, a1 कितना है, a1 आपका बच्चों p है, और अगर पूछेंगे b1 क्या है तो b1 बच्चों आपका 3 है, और c1 पूछेंगे तो माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा p-3। फिर अगर पूछेंगे a2 कितना है तो a2 आपका 12 है, b2 कितना है, b2 आपका p है, c2 कितना है, c2 आपका बच्चों माइनस का p है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये होता ना बेटा। अच्छा, a1 की वैल्यू बोलो p, a2 की वैल्यू बोलो हमारी कितनी है 12, b2 की वैल्यू बोलो 3, और सॉरी b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू बच्चों p है। c1 बोलो माइनस p-3 और नीचे माइनस p, माइनस माइनस फिर कैंसिल, फिर अगेन वही देखो जो हमने बताया था कि सेम सवाल, तो हम दोनों को ले लेंगे p/12 और या 3 अपॉन p, तो मल्टीप्लाई किया p को p से, p² इक्वल्स टू 36, तो p हमारा आया था बच्चों +-6 है ना, क्योंकि 36 का रूट क्या होता है 6, स्क्वायर हटा के दूसरा लाएंगे +-। ठीक, अच्छा एक और चीज समझते हैं। अब मान लो हमने क्या किया, इन दोनों को सोल्व किया, अब यहाँ देखो आंसर आपको दिख रहा +-6 है ना, ऐसा दिख रहा है आपको आंसर। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, एक को और सोल्व करते हैं। एक को कैसे, कैसे हमने इन दोनों को ले लिया इसको, या फिर इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को, इसको इसको, ठीक है, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया इस बार 3/p, ध्यान से बेटा हाँ समझते हुए, 3/p और यह p-3 अपॉन में क्या p, तो p से p कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, क्या होगा बेटा, ये आपका p बराबर, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, तो क्या है 3 + 3, तो p की वैल्यू 6 है। अब मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या समझाया था कि जो दोनों में कॉमन होगा, यहाँ देखो +-6 है, तो इसका वाला एक प्लस का 6 है और एक माइनस का 6 है, दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन 6 है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चों 6 होगा। आ रहा समझ में आ रहा है, तो इसी प्रकार से हमें कोई भी सवाल हम कर सकते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। आ रहा समझ में, ठीक है, एक मिनट दो थोड़ा सा, एक मिनट। ओके बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है कि ये बेसिक का सवाल है, ये भी बोर्ड में आया है, ये तो बहुत इजी है। यहाँ पर बोला कि x बराबर आपको दिख रहा है, इक्वेशन क्या आपको लिख देते हैं x + y = 6। अगर आप ट्राई करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बच्चों x बराबर ये है और y बराबर ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या बताया था मैंने, इन दोनों को यहाँ रखने पर ये इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x की जगह पर 3m-1 रख देंगे और y की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे बच्चों 4 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू कितना 6, तो कितना आएगा 3m-1 + 4 = 6। अभी ठीक से लिख देते हैं, 3m 4 में से 1 लेस हुआ तो 3 आएगा, साइन बड़े वाले का तो इसलिए +4 3 आएगा इक्वल 6। 3m इस 3 प्लस में इधर आके आ जाएगा माइनस में, तो 3m आ जाएगा बच्चों आपका 3 से 3 कैंसिल, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारा बेसिक का सवाल है जो बोर्ड में आया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये है, देखो सीबीएसई में पूछा गया है, 2022 में स्टैंडर्ड में आया है। फिर अगेन वही है, देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ये ध्यान देना, क्या कह रहा है, सॉल्यूशन नहीं है। तो पहला काम क्या बताया, फर्स्ट हम a1 फाइंड करेंगे, तो a1 बच्चों 3 हुआ, b1 इसके आगे क्या होगा बच्चों, b1 की वैल्यू 1 होगी, c1 बोलो, हाँ क्या होगा -1 होगा, बिल्कुल। उसी प्रकार से a2 की वैल्यू पूछेंगे, तो a2 हमारा ये रहा, क्या है 2k-1, और b2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों k-1, और c2 अगर पूछेंगे तो c2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, फिर वही माइनस में 2k+1। अब क्या है, वो कहता है कि क्या नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन के लिए बताओ कोई बच्चा, हाँ बिल्कुल, a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल क्या होता है बच्चों c1/c2 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप
a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के हम इक्वल रखेंगे तो हमें कहता है कि नो सोल्यूशन कौन सी के की वैल्यू है जिसके लिए सोल्यूशन नहीं होंगे इसके। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपका 3 अपॉन में रखा 2k माइनस 1 e2 की वैल्यू, और 1 अपॉन में रखा b1 क्या था 1, और नीचे रखा बच्चों क्या आपका k माइनस 1। ठीक है, अब और नॉट इक्वल क्या बच्चों आपका माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 2k प्लस 1, और क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। और जब इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, तो हमने इक्वेट किया तो क्या आया, 3 अपॉन में 2k माइनस 1 को इक्वेट कर दिया 1 अपॉन k माइनस 1 के साथ, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3k माइनस 3, और इधर आया 2k माइनस का 1, तो 3k और 2k को एक साथ लिख दो, तो 3k माइनस 2k, और यहाँ आएगा माइनस 1 प्लस 3। अच्छा दिख नहीं रहा क्या, यहाँ लिख देते हो 3k माइनस में 2k, यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है, 3k माइनस का 2k इक्वल में लिखा है माइनस का 1 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करने में तो 3k में 2k लेस हुआ तो क्या बचा बच्चों, k बचा। यहाँ 3 में से 1 लेस हुआ तो 2 आया, तो इसका लिए k की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी। तो 2 यानी कि वो वैल्यू है जिसको अगर आप इक्वेशन में रखोगे तो आपका a1 अपॉन a2 इक्वल अपॉन b1 अपॉन b2 आएगा, बट नॉट इक्वल क्या आएगा बच्चों, c1 अपॉन c2। तो k बराबर 2 के लिए सॉल्यूशन का नो सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों इसी प्रकार से आप अलग अलग सवाल बना सकते हो काफी आसान तरीके से, पर यही है आपको एक ही ऑप्शन जो मैंने बताया, एक ही मेथड याद रखना, एक ही बात याद रखनी है, और वो बात क्या है कि रेशियो के बारे में, कि रेशियो क्या होते हैं, कि a1 अपॉन a2 और नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है, तो क्या होता है, सब अगर इक्वल हो, सब रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 अगर इक्वल हो तो क्या होता है, और अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 तो क्या होता है। मतलब कुल मिला के बात यह है, आपको ये टेबल याद रखनी है। क्या याद रखनी है बच्चों, टेबल आपको याद रखनी है। आप इससे कोई भी सवाल बना सकते हो, बस आपका प्लस माइनस बेसिक यानी कि थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए, और आप उसी की प्रैक्टिस कीजिए। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना।